ओके। हाँ जी। डेटा को मैयर करने के लिए हमारे पास कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं, ठीक है? जो मोस्टली जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो हैं ऑब्ज़र्वेशनल टेक्निक्स हैं। चेकलिस्ट के थ्रू हम डेटा जो है वो मैयर कर सकते हैं, पीयर अप्रेज़ल्स के थ्रू और स्कोरिंग रूब्रिक्स के थ्रू, ठीक है? अब हम इनको डिटेल में देखेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ऑब्ज़र्वेशनल टेक्निक्स नाम से ही पता चल रहा है ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू, ठीक है? हम डिफरेंट वे में ऑब्ज़र्वेशन करते हैं और उसके थ्रू हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है? ये उस टेक्निक को ऑब्ज़र्वेशनल टेक्निक कहते हैं, ठीक है? ये सबसे ओल्ड एज मेथड है, ठीक है? बहुत ओल्ड है। यहाँ के पहले कोई और टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी, तो जस्ट ऑब्ज़र्वेशन की बेस पे डेटा कलेक्शन की जाती थी। ठीक है, जो रिसर्चर हो गया या जो भी असेसर हो गया, वो सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करता था और उसकी बेस पे अपने जो फ़ीडबैक है वो प्रोवाइड करता था और उसी को ही हम डेटा समझते थे और उसी को ही मैयर यानी ये समझते थे कि ये हमारी जो असेसमेंट है या जो मेज़रमेंट है वो इसी के अकॉर्डिंग हमें मिल गई है। अब ऑब्ज़र्वेशन टेक्नीक जो थी उसमें जो ऑब्ज़र्वेशन है वो कितनी तरह की होती थी। कंट्रोल्ड ऑब्ज़र्वेशन होती हैं, अनकंट्रोल्ड ऑब्ज़र्वेशन, स्टैंडर्डाइज़्ड ऑब्ज़र्वेशन और नेचुरल ऑब्ज़र्वेशन होती हैं। अब कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ये इस पर जो असेसर होता है या रिसर्चर होता है उसको फुली कंट्रोल होता है, ठीक है? कंट्रोल्ड सिचुएशंस होती हैं और कोई स्पेसिफिक कंडीशन या एनवायरनमेंट होता है जिसमें बैठ के वो ये ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है? इट इज़ डन इन सम स्पेसिफिक कंडीशंस, टाइम, प्लेस एटसेट्रा आर प्री डिटरमिन्ड, ठीक है? ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं, ठीक है? पहले से पता होता है कि हमने ये सिचुएशन होने वाली है, ठीक है? मतलब कंडीशन अगर होने वाली है तो हमने उस टाइम पे इस ऑब्ज़र्व करना है, तो वो जो चीज़ है वो कंट्रोल्ड ऑब्ज़र्वेशन कहलाती है, ठीक है? ये इससे कि सिंपली अगर आप कहें ये स्ट्रक्चर्ड ऑब्ज़र्वेशन होती है, ठीक है? इसमें तमाम चीज़ें जो कि आपके टाइम हो गया, प्लेस हो गया, सिचुएशंस हो गई, हर चीज़ पहले से प्री डिटरमिन्ड होती है, ठीक है? सिंपली इतना कॉन्सेप्ट आपने रखना है कंट्रोल्ड ऑब्ज़र्वेशन का। अब जो अनकंट्रोल्ड ऑब्ज़र्वेशन होती हैं, वो कौन-सी होती हैं? अनकंट्रोल्ड ऑब्ज़र्वेशन में ये होता है कि ये ऑपोज़िट होती हैं बिल्कुल कंट्रोल्ड ऑब्ज़र्वेशन के यानी अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं और इसमें जो ऑब्ज़र्वर होता है वो किसी किस्म का मतलब उसे वो नहीं होता कोई पाबंदी नहीं है, उसको फुल फ्रीडम होता है कि वो किस तरीके से चाहे, कब चाहे, कुछ भी ऑब्ज़र्व कर ले, ठीक है? जब उसका मूड है, जब यानी ये प्री डिटरमिन्ड नहीं है, जब वो चाहेगा, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिचुएशन या कंडीशन को ऑब्ज़र्व करेगा और उसको ये समझ लें कि एज़ अ रिपोर्ट पेश करेगा। तो या उसको जो भी उसने मैयर करना है, उसको मैयर करेगा। यहाँ पर फुल फ्रीडम होता है ऑब्ज़र्वर को, ठीक है? वो फ्री है बिल्कुल कि वो क्या ऑब्ज़र्व कर रहा है और कब कर रहा है, ये उसका अपना मतलब डिसीज़न होता है। स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशंस कौन-सी होती हैं? ये वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, आपको पता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जैसे आपने पढ़ा था कि उसमें जो होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ही उन्हें डिज़ाइन करते हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशन भी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए, कुछ स्पेशल क्राइटेरिया के लिए ये ऑलरेडी मतलब प्री प्लान्ड होती हैं और एग्ज़ामिनेशन के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद वो ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई होती हैं, ऑलरेडी वैलिडेटेड होती हैं, इसलिए ये ऑब्जर्वेशंस स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं, ठीक है? प्री प्लान्ड होती हैं, इट्स ऑब्जर्व्ड अंडर एग्जामिनेशन, ठीक है? इन्हें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन्हें वेरीफाई किया जा चुका होता है और उन्हें हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं और ये बहुत स्पेशल सिचुएशंस में होता है। फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जर्व करना है किसी लर्नर की मेंटल हेल्थ को और उस लर्नर के साथ थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल इश्यू है, तो उसके लिए जो साइकोलॉजिकली एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स स्टैंडर्डाइज्ड प्लान की गई होंगी, उन्हीं को ही हम उनके उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं। नेचुरल ऑब्जर्वेशन नेचुरल ऑब्जर्वेशन जो हमारी सडन किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में या रियल सिचुएशन में अकर हों और हम उन्हें ऑब्जर्व कर लें, ठीक है?
तो रियल सिचुएशंस में वो नेचुरल ऑब्जर्वेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमने रोड एक्सीडेंट के टाइम पर मतलब रियल में रोड एक्सीडेंट हुआ है और हम वहाँ पर लोगों के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? तो वो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहलाएगी, जो है किसी रियल सिचुएशन में रियल सेटिंग में अकर हुई है, ठीक है? ये बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट था ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स का। अगर कोई आपसे कंट्रोल पूछ कंट्रोल मैम मैम इसकी कोई एग्जांपल नेचुरल ऑब्जर्वेशन की? मैंने आपको एग्जांपल ही दी है कि फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है? तो बजाय ये कि आप वन बाय मतलब कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में ये आ जाएगा कि आप उसी रोड एक्सीडेंट में पहले से टाइम और प्लेस डिसाइड करें, या एक एक किस्म का कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में ये करें कि आपने खुद से उस कंडीशन को क्रिएट किया है और आप उस टाइम को यानी प्री डिटरमिन्ड है यहाँ रोड एक्सीडेंट होना है और आप वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये कंट्रोल में आ जाएगा। अनकंट्रोल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। अनकंट्रोल्ड में ये है कि जब भी कभी अगर मतलब उसको ऐसी कोई चीज़ फेस करनी पड़ी तो उसी टाइम फुल फ्रीडम है, वो भी उसकी मर्जी पे ऑब्जर्वर पे कि वो उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन जो है उसको अहमियत देता है या नहीं देता, ठीक है? स्टैंडर्डाइज तो एक अलग किस्म की सिचुएशन हो गई है, ठीक है? जो मैंने आपको साइकोलॉजिकली भी एक बताया है कि अगर आप किसी उसको लर्नर है, उसको साइकोलॉजिकल कोई इशू है, आप उसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल जो है स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन की हुई होंगी, आप उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब नेचुरल क्या होता है? नेचुरल ये होता है कि आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपके सामने रोड एक्सीडेंट हो गया और उस टाइम पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों का बिहेवियर, तो वो रियल सिचुएशन आपके सामने आ गई है और वहां पर कोई प्री प्लान नहीं है कि लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, कि कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ प्री प्लान नहीं है। तो वहां पर जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं रियल सिचुएशन, वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। उसके बाद है चेकलिस्ट क्या होती हैं? चेकलिस्ट इज अ प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ बिहेवियर्स और आइटम्स, ठीक है? चेकिंग ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बिहेवियर बाय यस और नो। सिंपल चेकलिस्ट की आप एग्जांपल ऐसे लगा लें, आपके सामने किसी भी आइटम्स की लिस्ट है और आपने उसको देखना है कि आपके पास ये चीज़ मौजूद है या नहीं है, ठीक है? प्रेजेंस या एब्सेंस को आपने चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल राशन लिस्ट लगा लें कि आपने हर आइटम को चेक करना है कि आपके पास घर में मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो आप प्रेजेंस पे टिक कर देंगे, अदरवाइज एब्सेंस पे कर देंगे। तो वही जो चीज़ है वो चेकलिस्ट कहलाती है, ठीक है? तो सिंपल यानी अब यहाँ लिस्ट ऑफ बिहेवियर्स कहा जा रहा है और आइटम्स आइटम्स के एग्जांपल मैंने दे दिया, अब लिस्ट ऑफ बिहेवियर्स कहा जा रहा है। तो आप रिपोर्ट कार्ड्स में देखते होंगे कि रिजल्ट कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उसमें लिखा हुआ होता है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस, ठीक है? और उसकी पंक्चुअलिटी, उसके वेल ड्रेसिंग और डिसिप्लिन, इस टाइप के पॉइंट्स लिखे होते हैं और उसके साथ दो जगह बनी होती है यस और नो, या इस टाइप के पॉइंट्स की, गुड और एवरेज, इस टाइप की। तो जो टीचर होता है जब वो उसको उस चेक लिस्ट को चेक करता है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रिमार्क्स दे रहा होता है। वो जो चीज़ होती है वो चेक लिस्ट की एग्जाम्पल होती है कि आपके सामने एक लिस्ट है, अगर वो स्टूडेंट के बिहेवियर्स की है, चाहे चाहे वो किसी आइटम्स की है, उन लिस्ट को आपने मार्क करना है, ठीक है? वो चेक लिस्ट कहलाती है। पीयर अप्रेजल क्या है? पीयर अप्रेजल नाम से पता चल रहा है पीयर, ठीक है? ऐसे ऐसा एक फॉर्म जिसमें पीयर यानी आपके पार्टनर्स ने, वो आपके फेलोज भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है? आपके कोलीग्स हो सकते हैं। वो आपको रेटिंग देंगे, आपके मतलब आपके जो भी ये समझ लें क्वालिटीज़ हैं, उनको रेटिंग देंगे कि आप में क्या चीज़ है और क्या नहीं है, क्या खूबी है और क्या नहीं है। वो चीज़ पीयर अप्रेजल कहलाती है। अगर एज अ स्टूडेंट मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स रेट देयर पीयर्स ऑन द सेम रेटिंग डिवाइस यूज्ड बाय द टीचर। यानी कि अगर जिस तरीके से टीचर स्टूडेंट को रेटिंग दे रहा है ना, चेकलिस्ट के थ्रू या किसी भी तरीके से स्टूडेंट को रेटिंग दे रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्लासरूम में पोजीशन क्या है, और वो इस तरह रेटिंग दे रहा है, सेम उसी चीज़ को अगर हम उनके क्लास फेलोज को प्रोवाइड कर दें, सेम वही परफॉर्मा कि आपने अपने इस फेलो के बारे में फील करना है। तो जो चीज़ वो पीयर्स यानी साथ काम करने वाले लोग फील करें या कमेंट्स करें, फीडबैक दें स्टूडेंट की क्वालिटीज़ के बारे में, या लाजमी या खूबियाँ हो या उसकी खामियां बताएं, तो वो चीज़ पीयर अप्रेजल कहलाती है, ठीक है?
यानी जो चीज़ जिस तरह टीचर फ़ील कर रहा है, अगर उसी तरीके से उसके अपने साथी फ़ील करें, तो वो चीज़ पीयर अप्रेज़ल कहलाती है। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। उसके बाद है स्कोरिंग रूब्रिक्स, वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंसेस, ठीक है। स्कोरिंग रूब्रिक सिंपल ये है कि लर्नर की या स्टूडेंट की या किसी की भी आप वर्बली डिस्क्राइब कर देते हैं परफॉर्मेंस को, और आपने उसको रैंक देना है या उसको कमेंट देना है। अब यहाँ पर आप स्लो लोएस्ट से हाईएस्ट तक, ठीक है, कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, कुछ वर्ड्स दे देते हैं जिसको उसने चूज करना होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल में दिया मैम हुआ है एडवांस्ड, प्रोफिशिएंट, पार्शियली प्रोफिशिएंट, ठीक है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसमें से कमेंट करना है, ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है कि आप लर्नर की क्वालिटीज़ को स्कोर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंसेस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग रूब्रिक्स, ठीक है। और इसकी एग्जांपल यही दी हुई है कि 2 से 3 जो क्राइटेरियाज़ हैं वो आप बता देते हैं, और उनमें से एक को चूज़ करना होता है कि आप उसको क्या ग्रेडिंग दे रहे हैं, क्या स्कोरिंग कर रहे हैं उसकी। ये इसका कॉन्सेप्ट है स्कोरिंग रूब्रिक्स का। कोई इशू है तो बताएं, पूछें। मैम जी, मैम रूब्रिक है क्या वैसे? समझ सिंपल। नहीं आई? दोबारा पूछें, क्या पूछ रही थी आप? मैम ये रूब्रिक्स पूछ जो रही है है ये रूब्रिक मार्क्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। मैम रूब्रिक रूब्रिक क्या है वैसे? विद एग्जांपल हमें समझा दें। मैं विद एग्जांपल ही आपको बता रही हूँ कि रूब्रिक्स जो हैं वो आप किसी की भी क्वालिटीज़ को, ठीक है, किसी भी की भी क्वालिटीज़ को चेक करने का एक, ये समझ लें आप, स्केल बना लेते हैं कि उनमें से कोई सी एक पॉइंट से इसकी क्वालिटी को स्कोर करना है आपने। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ कि इस स्टूडेंट का जो रिजल्ट है, या इस स्टूडेंट की, ये स्टूडेंट हार्ड वर्किंग, कितना हार्ड वर्किंग है, मैं आगे पॉइंट्स दे देती हूँ कि लेस, ठीक है। ये आप लोगों ने क्वेश्चन में भी देखे होंगे, क्वेश्चन में होता है स्ट्रांगली एग्री, एग्री, ठीक है, न्यूट्रल होता है, और स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री। इस टाइप के जो पॉइंट्स दिए होते हैं वो रूब्रिक्स होते हैं, ठीक है। आपने अब उनको उनमें से सिलेक्ट करके कोई एक पॉइंट आपने उनकी स्कोरिंग करनी होती है। उधर से हमें पता चलता है कि आपने ये जो स्टेटमेंट है इसको आपने कैसे जज किया है, आप उसे उस स्टेटमेंट से स्ट्रांगली एग्री हैं या आप उसको टोटली डिसएग्री कर रहे हैं उस स्टेटमेंट से। तो स्कोरिंग उस वही चीज़ कहलाती है कि आप उन ऑप्शंस में से या उन क्वालिटीज़ में से कोई सी एक जो है आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उस लर्नर की जो क्वालिटी है उसको वर्बली आप स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। जो वर्बल जो डिस्क्रिप्शन है वो स्कोरिंग रूब्रिक कहलाती है। और वर्बल डिस्क्रिप्शन के लिए आप वर्बली कुछ वर्ड्स की रेंज है वो उनके सामने रख देते हैं। अभी यहाँ पर मैसेज में बताया है मजर अब्बास ने, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें आपने पॉइंट्स रखती हैं। अब इनमें से आपने फॉर एग्जांपल बेटर सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो लर्नर की क्वालिटी है उसको बेटर कंसीडर किया है, ठीक है। तो स्कोरिंग क्या की है उसकी, बेटर की है। तो ये चीज़ रूब्रिक्स कहलाती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये इसलिए भी तो हम कर सकते हैं ना, अगर हमने बच्चों के फॉर एग्जांपल अगर पेपर बनाना है बच्चों का, या हम बच्चों की जैसे प्रेजेंटेशन हो रही होती है उसको हम चेक करने के लिए भी तो रूब्रिक डेवलप कर सकते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। एजुकेशन में भी इसका यूज़ होता है। गवर्नमेंट सेक्टर पे ये है कि बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में तो बाकायदा रूब्रिक्स होते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसी जी जी मैम। रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने स्कोरिंग करनी होती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, थैंक यू मैम। यू वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, वो है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट के लेवल्स, हाँ जी। तो अब लेवल्स ऑफ मेजरमेंट जो हैं, या इन्हें स्केल्स ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि मेजरमेंट स्केल्स पूछा जाए या लेवल्स ऑफ मेजरमेंट पूछा जाए, वो यही सेम चीज़ें हैं। और ये क्या होती हैं, ये चार लेवल्स हैं या चार स्केल्स हैं मेजरमेंट के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये क्यों यूज़ होते हैं, जब हम डाटा जो भी कलेक्ट करते हैं फिर हम देखते हैं कि उस वो मेजरमेंट में कौन से स्केल पर आ रहा है, ठीक है। उस डाटा के अकॉर्डिंग ही हम फिर काम करते हैं। अब जो डाटा है
वो मैं ये सिर्फ़ आप लोगों को आइडिया भी होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ कि डाटा 2 तरह का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है? तो जो क्वालिटेटिव डाटा होता है वो कौन-सा होता है? वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसा रिकॉर्ड होता है जो क्वालिटीज़ के बारे में हो, ठीक है? या वो इन्फॉर्मेशन जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते, हम जस्ट क्वालिफ़ाई करते हैं, हम जस्ट ये समझ लें वर्बली डिस्क्राइब करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वालिटेटिव डाटा में शामिल होती है, यानी डिस्क्रिप्टिव और टेक्सचुअल जो डाटा है वो क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लोगों के जो है सर्वे करना है कि लोगों के आइज़ कलर कौन से हैं, इस एरिया में रहने वाले लोगों के ज़्यादातर आइज़ कलर कौन से हैं, ठीक है? तो आई कलर्स को देखना है तो आप वो जो आप ज़ाहिर है वहाँ पर मेंशन करेंगे कि इन रेड हैं और ये कलर्स हैं। तो वो जो चीज़ है, वो जो डाटा है जो आपने कलेक्ट किया है वो क्वालिटेटिव डाटा कहलाएगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर आपने सिर्फ़ वर्बली सिंपली जो है आपने आई कलर्स जो हैं वो आइडेंटिफ़ाई किए हैं। तो ये क्वालिटेटिव कहलाता है। अब क्वांटिटेटिव जो दूसरी टाइप है वो क्वांटिटेटिव डाटा जिसमें क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हों, न्यूमेरिकल जो डाटा को रिप्रेज़ेंट करें वो क्वांटिटेटिव डाटा कहलाता है। या वो डाटा या वो इन्फॉर्मेशन जो काउंट की जा सकें, ठीक है? तो इसकी एग्ज़ाम्पल में आप देख लें डिस्टेंस, स्पीड, हाइट इस टाइप की चीज़ें जिनको आप कैलकुलेट भी कर सकें, जिन पे आप क्वांटिटेटिवली कोई भी मतलब आप फ़ार्मूलाज़ के अकॉर्डिंग या किसी भी किस्म की एडिशन, सब्ट्रैक्शन चीज़ें कर सकें, वो क्वांटिटेटिव डाटा कहलाता है। तो ये सिंपल इसकी एग्ज़ाम्पल थी। अब जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है, वो भी आगे फर्दर 2 तरह का होता है, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस, ठीक है? अब डिस्क्रीट डाटा कौन-सा होता है? डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा जिसको हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? पार्ट्स में हम तोड़ नहीं सकते। होल नंबर वाली वैल्यूज़ जो है वो कहलाती हैं डिस्क्रीट डाटा। और इसकी एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले लें कि किसी के हम ये कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 डॉग्स हैं, ठीक है? अब ये जो मैं नंबर बोल रही हूँ 2 का, ये डिस्क्रीट डाटा को शो कर रहा है क्योंकि ये मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, वो ना डिवाइड हो सकते हैं, ना वो हाफ़ हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। 2 का मतलब 2 ही है, होल नंबर ही है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये डिस्क्रीट डाटा की है। अब क्वांटिटेटिव डाटा में दूसरा जो डाटा है वो होता है कंटीन्यूअस, ठीक है? अब कंटीन्यूअस डाटा वो डाटा जिसे हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? यूनिट्स में, फ्रैक्शंस में, डेसिमल वैल्यूज़ में, ठीक है? वो डाटा पॉइंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट, वेट, ठीक है? ये कंटीन्यूअस हैं। या टाइम हो गया, टाइम को हम सेकंड में, आवर्स में, ठीक है? हाफ एन आवर में इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो ये वाला डाटा कंटीन्यूअस कहलाता है। अब क्वालिटेटिव डाटा की मैंने बात की थी, जो मैंने आपको बताया था कि जो टेक्सचुअल होता है, वर्बल होता है। अब वो उसमें जो डाटा इंक्लूड होता है, वो कैटेगोरिकल होता है, ठीक है? क्वांटिटेटिव मैंने 2 तरह का बताया था, कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट। और जो क्वालिटेटिव है उसमें कैटेगोरिकल होता है, यानी कैटेगरीज़ में सिंपली कैटेगरीज़ इंक्लूड होती हैं। ये तो थी सिंपल डाटा के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर भी कर दूँगी, यहाँ स्लाइड्स का पार्ट नहीं है, लेकिन बस मैं बताते हुए मेरे ज़हन में आ गया कि डाटा में ये चीज़ें होती हैं, इस तरह का होता है, तो मैंने इसलिए आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देख रहे हैं स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट। तो स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट जो हैं वो 4 हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। नॉमिनल स्केल ऑफ मेज़रमेंट कौन-सा है? द डाटा कैन ओनली बी कैटेगराइज्ड और लेबल्ड, ठीक है? नॉमिनल जो स्केल है उसमें सिर्फ कैटेगरीज में डाटा जो है वो किया जाता है। कैटेगरीज में कैसे कि सिंपल फॉर एग्जांपल नॉमिनल की मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि आपसे अब वही आई कलर वाली मैंने एग्जांपल दी थी कि आई कलर जो है वो क्या है। या एग्जांपल मैं देती हूँ कि जेंडर जो है हमने एक वो लेबल बना दिया है जेंडर का और उसकी के अंदर 2 कैटेगरीज हमने डिफाइन कर दी हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है? इस टाइप का जो डाटा जिसमें किसी भी किस्म की कोई कैलकुलेशंस इंक्लूड नहीं है, कोई क्वांटिटेटिव डाटा इंक्लूड नहीं है, वो कहलाता है नॉमिनल डाटा। आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? यस मैम आ रही है। ओके, ओके। अब नॉमिनल डाटा में भी कुछ कैटेगरीज मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। नॉमिनल डाटा जो होता है विद ऑर्डर,
विदाउट ऑर्डर और डाइकोटोमस क्या होता है। ठीक है, नॉमिनल विद ऑर्डर का मतलब ये है कि आप कुछ एक कैटेगरी की कुछ सब कैटेगरीज बना देते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप कर रहे हैं कि जो है वाटर की कैटेगरी बना रहे हैं, ठीक है, कोल्ड, वार्म, हॉट एंड वेरी हॉट। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये नॉमिनल विद ऑर्डर है। ऑर्डर कैसे कर आप कैटेगरीज वाला ही काम रहे हैं लेकिन एक ऑर्डर्ड वे में, ठीक है, सीक्वेंस में बता रहे हैं, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ नॉमिनल डाटा विद ऑर्डर हो गया। नॉमिनल विदाउट ऑर्डर क्या है? नॉमिनल डाटा की कुछ कैटेगरीज बनाएंगे लेकिन विदाउट ऑर्डर। वो कैसे कि जेंडर की कैटेगरी आपने बनाई है, उसमें मेल एंड फीमेल है, कोई ऑर्डर नहीं दिया, आप पहले फीमेल और मेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मेल और फीमेल की जो कैटेगरी है वो क्या है, नॉमिनल विदाउट ऑर्डर है। या फिर आई कलर्स में ही मैं कलर्स के नाम लिख देती हूँ तो वो भी नॉमिनल विदाउट ऑर्डर है। अब डाइकोटोमस डाटा कौन सा होता है? ठीक है, डाइकोटोमस आपने सुना है, वेरिएबल आपने सुना होगा, डाइकोटोमस वेरिएबल्स भी कहलाते हैं। तो डाइकोटोमस का एक्चुअली मतलब क्या है? अब यहाँ पर हम डाटा डाइकोटोमस पढ़ रहे हैं तो वो क्या होता है, ऐसा डाटा जिसकी दो दो कैटेगरीज हों। ठीक है, यानी कि यस नो टाइप का डाटा, राइट रॉन्ग, ट्रू फॉल्स, इस टाइप का जो डाटा जिसकी कैटेगरीज आगे दो ही बनती हों वो क्या कहलाता है, डाइकोटोमस डाटा। ये नॉमिनल में 3 कैटेगरीज थी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की हैं। अब हम आते हैं ऑर्डिनल स्केल की तरफ। एक्सक्यूज मी मैम, जी डाइकोटोमस जिसमें सिर्फ 2 कैटेगरीज होती हैं। जी, जिसमें सिर्फ 2 हों, 2 ऑप्शन हो, वो डाइकोटोमस कहलाता है। ऑर्डिनल अच्छा, नॉमिनल के बारे में ये भी कि नॉमिनल जो है ये क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डाटा होता है। ठीक है, इसी तरह ऑर्डिनल की तरफ है। ऑर्डिनल और नॉमिनल इन दोनों का जो शुमार होता है वो क्वालिटेटिव डाटा टाइप में होता है। ठीक है, अब ऑर्डिनल है क्या? द डाटा कैन बी कैटेगराइज्ड, ऑर्डर्ड एंड रैंक्ड बट नो इंटरवल और गैप्स। अब ऑर्डिनल का ये है कि अब ये जितने भी लेवल्स हैं मेजरमेंट के, ये आगे जाते जाएंगे, ये अपने पिछले वाले लेवल की भी करेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अब ऑर्डिनल के अंदर नॉमिनल की क्वालिटी भी है और उसके अलावा इसकी अपनी क्या है कि इसमें रैंक आ जाते हैं। ठीक है, रैंकिंग हो जाती है। तो अब वो रैंकिंग कैसे होती है? अभी इस ये जो बट नो इंटरवल और गैप्स है इसको आप इग्नोर करें अभी। ठीक है, जब हम इंटरवल पे जाएंगे तब मैं इसको बताऊंगी कि इन्होंने यहाँ क्यों लिखा है। जबकि अगर सिंपल आपके सामने रैंक तक का ही पूछा जाए तो फौरन से आपने ऑर्डिनल को टिक करना है, क्योंकि ऑर्डिनल जो है उसमें कैटेगरीज और लेबल या ऑर्डर शामिल होते हैं नॉमिनल में। उससे आगे जो नेक्स्ट इसकी अपनी जो करेक्टरिस्टिक आई है वो है रैंक। ठीक है, रैंकिंग होती है ऑर्डिनल में। अब वो कैसे होती है? ये जो ऑर्डिनल स्केल होता है इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो रैंक में होती हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल नॉमिनल में आपने कैटेगरीज बनाई थी, उसकी कैटेगरीज क्या थी, हॉट, वार्म वगैरह की। ठीक है, अब आप उन्हीं के साथ कोल्ड, वार्म, हॉट एंड वेरी हॉट, उन्हीं के साथ आप रैंक दे दें। 1 पे कोल्ड, 2 वार्म, 3rd हॉट एंड 4th वेरी हॉट। ठीक है, ये जो आपने रैंक दे दी है ना, तो उन्हें सीक्वेंस दे दिया है, यहाँ पर आके समझें ऑर्डिनल इन्वॉल्व हो गया। वो डाटा अब ऑर्डिनल बन गया क्योंकि उसमें कैटेगरीज भी हैं और साथ रैंक ऑर्डर्ड भी है। ठीक है, तो ये चीज़ ऑर्डिनल कहलाएगी। और ऑर्डिनल जो स्केल है वो भी जो है क्वालिटेटिव ही होता है। और ये नॉमिनल और ऑर्डिनल बहुत सिंपलेस्ट यानी चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है। बस ये इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है कि वहाँ पर कैटेगरीज थी, ऑर्डिनल में उन्हीं कैटेगरीज के साथ साथ आपने उनको रैंक भी दे दिया, ऑर्डर भी दे दिया, तो वो ऑर्डिनल कहलाएगा। अब हम आते हैं इंटरवल स्केल की तरफ। इंटरवल स्केल क्या होता है? इंटरवल और स्केल ऑफ मेजरमेंट में डाटा कैन बी कैटेगराइज्ड, ठीक है, यानी नॉमिनल भी होता है, रैंक्ड, ऑर्डिनल भी होता है, एंड इवनली स्पेस्ड, यानी उनके दरमियान इंटरवल्स, दो वैल्यूज के दरमियान इंटरवल्स और गैप्स होते हैं, स्पेस होता है। ठीक है, नॉट ट्रू जीरो, जस्ट लाइक टेम्परेचर एंड आइक्यू लेवल, इसको हम बाद में देखते हैं। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है एंड इवनली स्पेस तक है, और जो ये नेक्स्ट लाइन जो बोल रहे हैं ये रेशो के साथ ही एक्सप्लेन होगी आपको। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है कि डाटा कैटेगराइज में भी है, नॉमिनल भी है, रैंक्ड भी है, ऑर्डर भी है, ठीक है, ऑर्डिनल भी है, इवनली स्पेस्ड इसकी अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक आ गई, यानी कि यहाँ पर जो डाटा है वो उसके जो डिफरेंस हैं दो पॉइंट्स के दरमियान वो मतलब क्वांटिफाइड होते हैं, हम उन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहें कि जो डाटा है 40 से 80 डिग्री, ठीक है, डिग्रीज में है, तो वो जो 40 से 80 डिग्री है उनके दरमियान का जो गैप है वो काउंटेबल है, कैलकुलेटेबल है, हम बता सकते हैं कि 20 का डिफरेंस है, ठीक है, सॉरी 40 से 80 कहा है मैंने, तो 40 का डिफरेंस है। तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाएगी, इंटरवल स्केल कहलाएगा ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मैम हाँ मुझे जी, इंटरवल स्केल की समझ नहीं आई। किसकी? इंटरवल की। इंटरवल स्केल की समझ नहीं आई, अच्छा जी। इंटरवल स्केल में जो है कैटेगरीज होती हैं, यानी नॉमिनल की करेक्टरिस्टिक भी है, ऑर्डिनल की भी है, ये तो क्लियर है ना आपको कि कैसे है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब इवनली स्पेस्ड कैसे है कि इसमें डाटा के दरमियान जो डिफरेंस है ना एक डाटा और से दूसरे डाटा के दरमियान, वो बकायदा उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो हम उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। कैसे? अभी तक हम कर रहे थे, एग्जाम्पल की थी हमने कि फॉर एग्जांपल हमने वही कोल्ड वार्म वाली एग्जांपल लेते हैं। हमने एक कैटेगरी डिज़ाइन की थी, उसमें था कोल्ड, वार्म, हॉट एंड वेरी हॉट। अब उसको मैं यहाँ तक इंटरवल तक लेकर आती हूँ। इंटरवल जब वो ऑर्डिनल पे आया तो वो हो गया नंबर 1 को 1 भी लिखा गया, ठीक है, मैंने रैंक भी दे दिया है। 7 कैटेगरीज में क्या लिख दिया, कोल्ड, 2 वार्म, 3 हॉट, 4 वेरी हॉट। अब यहाँ पर इंटरवल में आके मैं उसका जो है टेम्परेचर भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, कि कोल्ड पर ये टेम्परेचर और वार्म पे ये टेम्परेचर, हॉट पे ये और वेरी हॉट पे ये। अब यहाँ पर इवनली स्पेस्ड का मतलब ये है कि आप पहली कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी के दरमियान जो टेम्परेचर है आप उनके दरमियान डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कोल्ड का ये टेम्परेचर है और वार्म का ये है, तो दोनों के दरमियान कितना गैप आ रहा है, कितना यानी स्पेस आ रही है, आप उसको काउंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, इवनली स्पेस्ड का मतलब यही है कि दो इंटरवल्स के दरमियान जो गैप है आप उसको इजीली क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है टेम्परेचर की एग्जांपल दी हुई है, आईक्यू लेवल की दी हुई है, ठीक है, और यहाँ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इंटरवल स्केल जो है ये क्वांटिटेटिव है, और क्वांटिटेटिव डाटा का मैंने आपको बताया डिस्क्रीट और कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, और क्वालिटेटिव बताया था कैटेगराइज डाटा होता है। तो आप खुद देखें, नॉमिनल और ऑर्डिनल जो है क्वालिटेटिव थे, तो वहां पर दोनों में कैटेगराइज, ठीक है, डाटा का हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आके यहाँ भी कैटेगराइज हो रहा था, लेकिन आगे जब वहां पर आ गई है बात इवनली स्पेस्ड वाली बात की, तो यहाँ पर आके डाटा क्या हो गया है, क्वांटिटेटिव हो गया, यानी यहाँ पर अब मैयर कर रहे हैं डाटा को। और यहाँ की एग्जांपल आप ये ले लें इंटरवल की, कि यहाँ पर दो तरह की मतलब वो होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दो तरह की, कि आपने जस्ट डिस्टेंस को मैयर करना है। फॉर एग्जांपल आप जो कोल्ड वाली था उसको वार्म के साथ उनके दरमियान कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है टेम्परेचर का, तो वो आप क्या कर रहे हैं कि आप वो उनका ये समझ लें कि उनके दरमियान डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो काउंट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल दो टेम्परेचर्स को आप ऐड कर सकते हैं या उनमें से एक को माइनस, यानी ये दो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं इंटरवल स्केल में, कि या आप एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखिएगा कि दो तरह के जो काम हैं वो इंटरवल में स्केल में होते हैं। उसके बाद है रेशो स्केल। द डाटा कैन बी कैटेगराइज्ड, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं ट्रू ज़ीरो वाली बात एक्सप्लेन नहीं की है मैंने इंटरवल में, मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। नॉट ट्रू ज़ीरो, यहाँ पर मतलब ये है कि जो यहाँ पर वैल्यूज़ में ज़ीरो की का अगर आ जाए, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़ीरो आ जाए तो उसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं, ठीक है। वो असल में नॉट ट्रू ज़ीरो का मतलब वो असल में ज़ीरो काउंट नहीं होगा, उसका मतलब ये है टेम्परेचर है लेकिन इतना है। समझ में आया? एज अ वैल्यू काउंट होगा वहां पर ज़ीरो।
लेकिन हाँ जी, समझ आ गया। ठीक है, लेकिन नो इसका मतलब ये है नहीं, नहीं है का मतलब नहीं काउंट होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो 0 है ना वो एक्चुअल में एक वैल्यू काउंट होगा। जिस तरह टेम्परेचर है वो कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए इंटरवल में ही की एग्जांपल है ये। आईक्यू लेवल है वो कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। टेम्परेचर आपने देखा होगा नेगेटिव में भी जा रहा होता है, मनफी में जा रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 0 जो है, 0 का मतलब ये नहीं है कि जी कुछ है ही नहीं। 0 का मतलब एज अ वैल्यू कंसीडर होगा, ट्रू 0 नहीं होगा वो। अब रेशो में क्या होगा, रेशो में सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंटरवल तक वाली वही हैं, कैटेगरीज, रैंक्ड, इवनली स्पेस्ड। अब वहां नो ट्रू 0 था, यहाँ पर ट्रू 0 है। यहाँ पर 0 का मतलब है किसी चीज का ना होना, किसी चीज की एब्सेंस, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल जो आती हैं उसमें हाइट, मनी, एज, वेट। यहाँ पर 0 हाइट का मतलब है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हाइट, कंप्लीट 0 मनी का मतलब है नो मनी, ठीक है। 0 एज का मतलब है नो एज। यानी यहाँ पर जो एग्जाम्पल आप पुट करेंगे ना रेशो स्केल्स में, उसमें 0 का मतलब ये है कि वो चीज़ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर 0 0 ही काउंट हो रहा है, यानी नो के मीनिंग्स में काउंट हो रहा है। तो ये रेशो जो है स्केल, ये भी क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। अब वहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, रेशो में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले जो अमल हैं वो होते हैं यहाँ पर रेशो स्केल में। सॉरी, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होती है और वो भी होते हैं बाकी दो भी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये थे आपके स्केल्स। यहाँ पर थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है इसे कि नॉमिनल और ऑर्डिनल जो स्केल हैं वो क्वालिटेटिव हैं, रेशो और इंटरवल जो स्केल है वो क्वांटिटेटिव है। और यहाँ पर वही जो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है वो यहाँ पिक्टोरियल शेप में मैंने बताया हुआ है कि कैटेगरीज नॉमिनल में, ठीक है, नो ऑर्डरिंग, नो डायरेक्शन, नो सीक्वेंस, नो रैंकिंग, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या है, ऑर्डर्ड कैटेगरीज, इसमें क्या है रैंकिंग, ऑर्डर, स्केलिंग, ये सब कुछ शामिल है। और उसमें इंटरवल में क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन शामिल है, बट नो ट्रू 0। रेशो में क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन शामिल है, लेकिन जो है ट्रू 0 एग्जिस्ट, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ओके। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल्स भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेटिंग स्केल क्या होता है? रेटिंग स्केल इज नाम से ही पता चल रहा है कि वो स्केल जो किसी भी चीज़ को रेट आउट करने के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है, वो रेटिंग स्केल कहलाता है। अब रेटिंग स्केल इज अ क्लोज एंड सर्वे क्वेश्चन दैट इज यूज टू इवेलुएट हाउ सर्वे रिस्पॉन्डर्स फील अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और स्टेटमेंट, ठीक है। तो यानी एक स्टेटमेंट आप किसी भी यूज़र से पूछेंगे, अब वो यूज़र स्टूडेंट भी हो सकता है, लाजमी नहीं है। हम ये है कि एजुकेशनल साइड पे बात करते हैं तो इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट की एग्जांपल देते हैं, लेकिन रेटिंग स्केल्स हैं हर फील्ड में यूज़ होते हैं, किसी भी किस्म के सर्वे में यूज़ होते हैं। तो आप किसी कस्टमर से आपने कोई फीडबैक लेना है तो आप अपना रेटिंग स्केल डिज़ाइन करते हैं। सर्वे आप कुछ क्वेश्चंस हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऐसे कि उसमें किसी किस्म का आंसर उन्होंने खुद नहीं पुट करना होता, उन्होंने जस्ट कुछ आप स्केल जो हैं एक्सट्रीम से मतलब दो एक्सट्रीम्स होते हैं, एक्सीलेंट और टेरिबल, यानी एक हाईएस्ट से गुड, बहुत अच्छी क्वालिटी से बैड कमेंट्स तक जाने का एक स्केल डिज़ाइन करते हैं, जिसमें जो है उस रिस्पॉन्डर ने उनमें से किसी एक ऑप्शन को रिस्पॉन्स करना होता है। तो इसलिए इसे क्लोज एंडेड कहते हैं, जिसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि वो अपनी राय एंटर करे, यानी कि खुद से राइट करे या एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स को। वो जस्ट आपके सामने आपने कुछ ऑप्शंस, कुछ रेट स्केल बना दिया होता है, जिसमें से उन्हीं स्केल्स में से उसने कोई एक ऑप्शन को या कोई एक क्वालिटी को रेट आउट करना होता है। ये चीज़ कहलाती है रेटिंग स्केल्स, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप सर्वे में कोई कर रहे होते हैं तो रेटिंग स्केल्स के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ टाइप्स बताई हुई हैं रेटिंग स्केल्स की: न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल, डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल और कंपैरेटिव रेटिंग स्केल। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, नाम से पता चल रहा है, ऐसा रेटिंग स्केल जिसमें जो है आपने नंबरिंग दी हुई हो, ठीक है। नंबरिंग में फॉर एग्जांपल आपने नंबर्स के थ्रू, वर्ड्स ना यूज़ किए हो, आपने नंबर्स के थ्रू बताया हो, आपने कुछ क्वेश्चनर्स फिल किए होंगे
रिसर्च ना भी की हो तो किसी को हेल्प करने के लिए आपने क्वेश्चनर फिल किए होंगे कि उसमें ये होता है कि जो वर्ड्स हैं वो शुरू में बता दिए जाते हैं कि 1 का मतलब ये होगा, अगर आप 1 चूज़ करेंगे, 2 का ये होगा, 3 का मतलब ये होगा और नीचे फिर हर स्टेटमेंट के साथ 1 से लेके 4 या 5 तक जो है वो नंबर्स लिखे होते हैं, आपने उनमें से एक नंबर को टिक करना होता है उन्हीं वर्ड को देखते हुए। तो उस शेप का जो रेटिंग स्केल होता है वो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल कहलाता है, जिसमें आपके सामने नंबर्स ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो वो जो रेटिंग स्केल है वो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल कहलाता है। ग्राफिकल रेटिंग स्केल कौन सा होता है? ग्राफिकल रेटिंग स्केल ये होता है कि इसमें आपने आपने इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देती हूँ कि एक लाइन ड्रॉ की है। इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे समझाऊँ? सामने आई थिंक ड्रॉ भी नहीं हुई थी मेरी स्लाइड्स में। तो आप ये समझ लें कि एक लाइन ड्रॉ हुई है, उसके हर लाइन के साथ ना ऐसे 4 टू 5 जो हैं साइड्स निकल रही हैं। एक साइड पे आपने मेंशन किया हुआ है कि ऑप्शन मेंशन की हुई है स्ट्रांगली एग्री, दूसरी साइड पे एग्री, थर्ड पे आपने लिखा हुआ है न्यूट्रल, फोर्थ पे आपने लिखा हुआ है स्ट्रांगली डिसएग्री और लास्ट पे लिखा हुआ है डिसएग्री। तो इनमें से जो इस शेप में हो के यानी कि आपके सामने ग्राफिकली एक मतलब लाइन ड्रा करके उसके नीचे फिर वो सारी ऑप्शंस मतलब एरो की शेप में आपने बताई हुई हैं। तो इस टाइप की जो ट्री शेप हो गई या कोई ग्राफिक्स हो गए और उसमें आपने रेट आउट करना है किसी भी चीज़ को, तो वो चीज़ ग्राफिक रेटिंग स्केल कहलाती है, ठीक है? अब लिकर्ट स्केल भी इसी टाइप का ही होता है, इसलिए उन्होंने उसकी एग्जांपल दी है कि लिकर्ट स्केल है वो ग्राफिक रेटिंग स्केल जो है उसका एक जो एग्जांपल है वो लिकर्ट स्केल है। लिकर्ट ने डिज़ाइन किया था, तो उसी शेप को मैं अगर मेरा एरो आप लोगों को नज़र आ रहा है तो इस तरह सीधी लाइन होती है और हर लाइन के साथ एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और वो सारी जो ऑप्शंस है वो हर लाइन के नीचे लिखी हुई होती है, तो वो चीज़ ग्राफिक्स में आ जाती है, ठीक है? क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ओके। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। अब जो डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल्स हैं, नाम से ही आइडिया हो रहा होगा जिसमें आपने कुछ डिस्क्राइब करना है, ठीक है? द डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल डजंट रिक्वायर नंबर्स, इंस्टेड ऑफरिंग रिस्पॉन्डर्स द चॉइस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स। यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है, हाउ हैप्पी वर यू विद आवर सर्विसेज, ठीक है? तो अब इसके आंसर्स में आपने डिस्क्राइब खुद ही दे दिया डिस्क्रिप्शन, हर स्टेटमेंट के साथ की आपने दे दी है कि वो अनहैप्पी है, न्यूट्रल है और हैप्पी है। तो इनमें से वो एक जो है अपनी जो फीलिंग है वो कर देगा, टिक कर देगा। तो ये जो वर्ड्स में डिस्क्राइब की जा रही है डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, ठीक है? यानी किसी भी एक क्वालिटी को फ्रेज की शेप में आप राइट करते हैं उनको, यानी जो चॉइसेस देते हैं वो उन्हीं चॉइसेस में से, लेकिन वो होती डिस्क्राइब वे में है, तो उन्हीं चॉइसेस में से वो कोई सी एक को रेट आउट करना होता है, वो डिस्क्रिप्टिव कहलाती है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव रेटिंग स्केल। कंपैरेटिव जो वर्ड है कंपैरिजन से निकला है, ठीक है? ऐसा रेटिंग स्केल जिसमें आप कोई सी दो जो हैं प्रोडक्ट्स हो गई या फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स हो गए, उनको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? उनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें आप कंपैरिजन क्लियर करना चाह रहे हैं। A comparative rating scale is used when a researcher employs a point of comparison like McDonald's to compare with a different fast food restaurant like Burger King, ठीक है? अब यहाँ पर दो इन्होंने उनका नाम लिया ब्रांड्स का कि उनको आपस में जो कंपैरिजन है उनके फास्ट फूड्स का, तो उसका जो कंपैरिजन है उसके लिए कोई रेटिंग स्केल डिज़ाइन किया जाए, वो कंपैरेटिव रेटिंग स्केल कहलाता है, जिसमें दो प्रोडक्ट्स को, दो आइटम्स को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें एनेक्डोटल हो गया और पोर्टफोलियो, इन दो में से एक क्वेश्चन तो मस्ट होता है मोस्टली पेपर्स में, ठीक है? इसलिए कि ये माइंड से स्किप भी हो जाते हैं इन दोनों में डिफरेंस, तो इसी वजह से जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो है ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। Anecdotal records are systematically kept notes of specific observations of individual student behavior, skills, and attitudes in the classroom.
and it relates to the outcome in the program of studies। ठीक है, अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट के जो बिहेवियर्स हैं उनकी जो स्टडी या उन बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने के बाद टीचर जो पॉइंट्स या जो नोट्स बनाती है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये ब्रीफ नोट्स हैं। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट का जो बिहेवियर, एटीट्यूड्स, जो स्किल्स हैं, उसकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, यहाँ पर लर्निंग के अलावा की बात हो रही है। ठीक है, यानी जो चीज़ें वो क्लासरूम में पढ़ रहा है या सीख रहा है, उसका होमवर्क, उसके पेपर, उनसे हटकर बात हो रही है, तो वो चीज़ कहलाती है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कूल में कोई इवेंट जो है वो हुआ, उस इवेंट में स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उस परफॉर्मेंस की कोई रिपोर्ट टीचर ने की है कि हाँ जी इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, वो भी इस रिकॉर्ड का पार्ट बन जाती हैं वो चीज़ें भी। अब स्टूडेंट ने के बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने कोई क्लासरूम में या टीचर को ओबे नहीं किया, कोई मिसबिहेव किया, तो उसके बारे में रिपोर्ट है, वो भी इस रिकॉर्ड का पार्ट बन जाती है। ठीक है, स्टूडेंट ने कोई कंपटीशन विन किया है, कोई स्पीच विन की है, तो वो इसकी स्किल्स का पार्ट बन के वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाते हैं। ठीक है, और क्लासरूम में बच्चों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ उसका बिहेवियर, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें, या ये समझ लें को करिकुलर जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का पार्ट बन जाती हैं। और ये वो ब्रीफ मतलब रिपोर्ट्स होती हैं या वो ब्रीफ नोट्स हैं जो एक टीचर तैयार करता है एक स्टूडेंट से की के बारे में इंडिविजुअली। ठीक है, क्लियर है एनेक्डोटल रिकॉर्ड? यस मैम। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ लर्नर वर्क। अब जो चीज़ मैंने एनेक्डोटल से एक्सक्लूड करवाई थी वही चीज़ पोर्टफोलियो कहलाती है। अब स्टूडेंट का वो तो एटीट्यूड और वो सारी चीज़ें तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। अब स्टूडेंट की जो लर्निंग वाली चीज़ें हो गई हैं, उसके होमवर्क, उसके रिटन असाइनमेंट्स, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन, इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो उसको उसके लर्निंग से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है, वो चीज़ें पोर्टफोलियो के का पार्ट बन जाती हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल्स में जो होती हैं वर्कशीट्स हो जाती हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट की डेली टेस्टिंग हो गई, ठीक है, इस टाइप की जो भी रिटन जो चीज़ें हैं वो सारे एक फ़ाइल में लगती रहती हैं। जब एट द एंड पीटीएम पे पेरेंट्स को बुलाया जाता है तो वो फ़ाइल उनकी आगे की जाती है, वो एक्चुअल में उनका पोर्टफोलियो होता है स्टूडेंट का, जिसमें वो डाटा जो है पेरेंट्स को दिखाया जाता है कि स्टूडेंट ने ये पोर्टफोलियो जो है, ये जो चीज़ है, मतलब ये काम किया है या ये सीखा और ये अटेम्प्ट किया है पेपर के टाइम पर। इसमें इनके एनुअल पेपर्स भी आ जाते हैं, डिफरेंट टेस्टिंग आ जाती है। अब जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, अब आपके ज़हन में ये आएगा कि ये यूज़ पोर्टफोलियो तो चलें पीटीएम पे सामने आ जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्यों यूज़ बनाया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है? ये स्टूडेंट की जो है एक किस्म का, ये समझ लें स्टूडेंट की आदत, स्टूडेंट की हिस्ट्री, इन चीज़ों को हेल्प आउट करता है कि स्टूडेंट एक्चुअल में क्लासरूम में कैसा था, स्कूल में कैसा था। ठीक है, किसी किस्म के मतलब जो टीचर के ऑब्जर्वेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि टीचर्स फिर बाद में उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें स्टूडेंट के बिहेवियर्स को और उसके चेंज को स्टडी करने के लिए। ठीक है, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड इसलिए काम आता है। ये करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं आएंगी? जी, ये एनेक्डोटल जो आपने बताई हैं ये एक्स्ट्रा करिकुलर में आ जाएंगी या करिकुलर में? एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, Extra को एक्स्ट्रा करिकुलर, करिकुलर को में, करिकुलर। को करिकुलर हाँ में। जी, एक करिकुलर होता है, यस एक मैम। को करिकुलर होता है। तो जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है वो आप मोस्टली जो है उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज लगा लें, लेकिन करिकुलर के दरमियान भी जो उसके एटीट्यूड्स आ जाते हैं, ठीक है, जो उसके बिहेवियर्स आ जाते हैं, उनका जो रिकॉर्ड भी होता है वो भी एनेक्डोटल में होता है। करिकुलर में शामिल वो चीज़ें जो उसका स्टडी से रिलेटेड हैं, उसकी रिटन चीज़ें, वो तमाम रिकॉर्ड जो होता है वो पोर्टफोलियो होता है, लेकिन उसके एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स की जो स्टडी है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड का पार्ट है। ठीक है, हाँ जी, अब हमारा ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है? टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के पहले तो दो नाम हैं, इसे टेस्ट प्लान भी कहते हैं, इसे टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ऑब्जेक्ट एमसीक्यूज में पूछा भी जा चुका है
ठीक है, कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या कहलाती है। तो इसे टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, टेस्ट प्लान भी कहते हैं, और ये एक टू वे चार्ट होता है। टू वे चार्ट इसे इसलिए कहते हैं कि जो इसका चार्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट इन दो चीज़ों को मिलाकर डिज़ाइन किया जाता है, और ये कोई भी किसी भी किस्म के टेस्ट में या असेसमेंट को मेजर करने के लिए ड्रा किया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। अब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर आप एक किस्म का ये समझ लें कि जैसे हम अपनी लेसन प्लानिंग करते हैं, तो ये भी उसी की ही एक किस्म है कि यहाँ हम लेसन प्लानिंग किस तरह कर रहे होते हैं। यहाँ बाकायदा हम एक माइंड मैप बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट की रीडिंग चेक करनी है, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये जो मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 1 लिखा हुआ है, मैं वो बता रही हूँ, ये एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। अब पहले ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ राइट किया रीडिंग, ठीक है, इंग्लिश रीडिंग चेक करनी है मैंने स्टूडेंट की। तो यहाँ मैं ये पॉइंट्स बना दिए, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, ठीक है। और अब यहाँ देखा है मैंने ये लेवल्स ऑफ लर्निंग, ये एक किस्म का ये समझ लें कि जो कंटेंट है उसी को यहाँ राइट कर रहे हैं कि अब कंटेंट में ये देखना है। अब मैं यहाँ पर अगर रीडिंग कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर वर्ड्स चेंज कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर जो कंटेंट है वो प्रोनाउंसिएशन चेक करूँगी, स्पेलिंग चेक करूँगी, ठीक है, और फ्लुएंसी चेक करूँगी कि कितना फ्लुएंटली वो उसको पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स फॉर एग्जांपल मैं चेक करूँगी। तो अब ऑब्जेक्टिव यहाँ राइट कर लिया और यहाँ मैंने वो कंटेंट राइट कर लिया जो मैं चेक करना चाह रही हूँ, असेस करना चाह रही हूँ। और यहाँ पर आप ये समझ लें कि मैं उनको पॉइंट्स दे रही हूँ, ठीक है, कि उसने कितना मतलब अच्छा किया, कितना यानी मेरा ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हुआ। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव मैं कर लेती हूँ राइटिंग, ठीक है। राइटिंग में मैं चेक कर लेती हूँ कि लिखते हुए जो है उसकी वो क्या है, मतलब वो फ्लुएंटली लिख रहा है, जिस तरह बोल रहा था उस तरह लिख रहा है, उसके अलावा स्पेलिंग सही है उसकी लिखते हुए, उसकी राइटिंग जो है वो अच्छी है, ठीक है, या एवरेज है, इस तरह के पॉइंट्स लिख लें। तो जो 2 चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट, इन 2 चीज़ों का जो को मिलाकर जो हम एक अपना जो है प्लान बनाते हैं या स्पेसिफ़ाई करते हैं अपने पर्पस को, टेबल ऑफ स्पेसिफ़िकेशन कहलाता है। इसीलिए इसे टू वे चार्ट कहा जाता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस कंटेंट इन 2 के कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं। और ये हमारा टेस्ट ब्लूप्रिंट भी इसलिए कहलाता है कि हम कोई भी चीज़ चेक करने से पहले, टेस्ट करने से पहले हम ये बना लेते हैं और उसके बाद स्टूडेंट को असेस करते हैं। क्लियर है? मैम इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम रीडिंग राइटिंग वाला ऑब्जेक्टिव रखेंगे और रिमेंबर अंडरस्टैंड हाँ में जी, वो जो ये हम एग्जाम्पल रीडिंग जी, करेंगे वो। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने टेबल है, हम बिल्कुल ऐसे राइट नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक या अपने उसको पर्पस को देखते हुए राइट करेंगे। यहाँ पर जस्ट इन्होंने बताया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये कंटेंट्स हैं, ठीक है, इनकी एग्जाम्पल बनाकर ओके। बताई हुई है। लेकिन मैंने जो आपको एग्जाम्पल दी है वो मैंने एक इंग्लिश से रिलेटेड दी है, ठीक है। इसी तरह आप अपने आइडियाज को कर सकते हैं। मैम ये दोनों के लिए होता है, टीचर्स की भी स्पेसिफिकेशन की जाती है, जैसे एयोज आके लेसन प्लान हाँ, लेते हैं बिल्कुल, 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 तो ये एक किस्म का असेसमेंट ही है, ठीक है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, कि टीचर को भी चेक किया जा रहा है, तो टीचर के लिए भी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से हेल्प आउट मतलब हेल्प ली जा सकती है, ठीक है। मैम ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है, वो इसी को ही कहते हैं, इसी वो को कोई ही कहते हैं, स्पेसिफिक इसी को ही कहते हैं टेस्ट ब्लूप्रिंट। एक किस्म का मैंने कहा ना माइंड मैप होता है, आप एक किस्म का ड्रा कर लेते हैं वो पॉइंट्स जो आप जज करने जा रहे हैं, असेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे टेस्ट ब्लूप्रिंट कहा जाता है और इस सिंपल वर्ड्स में टेस्ट प्लान कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो मोस्ट फेमस जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वो इसका दूसरा नाम टेस्ट ब्लूप्रिंट है। क्लियर है? किसी और को कोई मसला है तो पूछें। नो मैम क्लियर है। हाँ जी, आज हमारा जो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया है सब्जेक्ट, ठीक है। और 6 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर शामिल, आज उनके साथ मेरा लास्ट डे है। मैंने उन्हें अपने तीनों सब्जेक्ट्स करवा दिए हैं कंप्लीट। किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। और 7th बैच को मैंने असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कंप्लीट करवाया अभी जस्ट। अब नेक्स्ट मंडे से जावेद नसीर साहब साइकोलॉजी की क्लास लेंगे, तो इंशाल्लाह मैं फिर ज्वाइन करूँगी आपको सर जावेद के बाद। जी बिल्कुल, ये सनाउल्लाह ने लिखा है टेस्ट ब्लूप्रिंट क्या होता है।
कि जब हम अपने आइडियाज़ को पेपर पर ड्रा कर लेते हैं, वो ब्लूप्रिंट कहलाता है। और माइंड मैपिंग भी वही चीज़ होती है कि हमारे माइंड में जो चीज़ है हम उसको पेपर पेंसिल के थ्रू पेज का हिस्सा बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं, तो वो माइंड मैपिंग होती है। तो ब्लूप्रिंट भी वही चीज़ कंसीडर होती है। हाँ जी, टेस्ट शगुफ्ता कल होगा, ठीक है? कल